जय दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा क्षेत्र में। मैं गौरव कुमार। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री की। देखिए दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और इंडियन हिस्ट्री से लगभग जो क्वेश्चन है सभी एग्जाम देखने को मिलते हैं। बिना किसी देरी के हम इंडियन हिस्ट्री को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं कि इस भारत के इतिहास का स्रोत क्या है, या फिर ये इतिहास कैसे पता चला कि भारत का भी इतिहास। देखिएगा, जैसे कि हम जानते हैं हमारे देश का नाम भारत है। क्या है? भारत। तो हमें इतना तो मालूम होना चाहिए कि जो भारत नाम है ये कैसे पड़ा है। ठीक है ना? देखिए, सबसे पहले जो यूनानी थे उन्होंने भारत को इंडिया नाम दिया। मतलब जो हमारा देश था इसको इंडिया नाम दिया। इस बात को ध्यान रखना, इंडिया नाम दिया है। उसके बाद जो हमारे ईरानी थे, ईरानियों ने जो है भारत को जो है हिंदुस्तान कहा, हिंदुस्तान नाम दिया। उसके बाद जैनों ने भी भारत को जो है नाम दिया, और इन्होंने जो जैनी थे, जैन धर्म बहुत पुराना धर्म है, जैनों ने भारत को जो है जम्बू द्वीप के नाम से पुकारा, जम्बू द्वीप के नाम से पुकारा। उसके बाद क्या हुआ कि राजा दुष्यंत थे, राजा दुष्यंत, और उनके पुत्र थे भरत। राजा दुष्यंत के पुत्र थे भरत। उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो दोस्तों, ये भारत पढ़ने का जो है इसके पीछे ये कारण, और याद रखिएगा इंडिया नाम यूनानी ने दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके इतिहास की। देखिए दोस्तों, जो भारतीय इतिहास है ये दो चरणों में टूटता है। हमारा दो चरणों में क्या होगा, एक तो हमारा पुरातात्विक और एक हुआ हमारा साहित्यिक। देखिए दोस्तों, पुरातात्विक के अंदर हमारे 2 3 4 चीज आती है। जैसे हमारा अभिलेख हो गया। क्या हो गया? अभिलेख हो गया। बात करेंगे इनके बारे में। हमारे मुद्रा हो गई या सिक्के हो गए, मुद्रा या सिक्के हो गए। ठीक है, और हमारे मंदिर, भवन इत्यादि हो गए, भवन आदि। ठीक है, और क्या कहते हैं, चित्रकारी हो गई, हमारी चित्रकारी हो गई। तो ये जो चीजें हैं हमारे पुरातात्विक शास्त्र के अंदर आती है। जो हमारा साहित्यिक स्रोत है इसके अंदर दोस्तों दो चीजें आती है। साहित्यिक स्रोत के अंदर हमारा एक बात है कि भारतीय साहित्य क्या है, या भारतीय साहित्यिक स्रोत है उनमें क्या जानकारी आपको दी गई है। दूसरा हमारा विदेशी साहित्य, विदेशी साहित्य, ये हो गया हमारा दो बात। देखो दोस्तों, भारतीय साहित्य के अंदर जो है हमारा फिर टूट जाता है कई पार्टों में। जैसे कि हमारा हो जाएगा पहला पार्ट, हम क्या सकते हैं कि धार्मिक साहित्य हो गया। क्या हो गया? धार्मिक स्रोत हो गए, धार्मिक स्रोत हो गए। और धार्मिक स्रोत के अंदर हमारे क्या जाए दोस्तों, जैसे कि हमने देखते हैं वेद आ गया हमारा। वेदों को पढ़ने के लिए वेदांत होता है, वेदांत हो गए हमारे। और वेदों का अंतिम भाग तो उपनिषद होता है, उपनिषद हो गए। और हम कहते हैं पुराण हो गए हमारे। क्या हो गए? पुराण हो गए। स्मृतियां हो गई, जैसे हमारी मनुस्मृति है, आदि चीजें। ये सब किसके अंदर आएंगे? धार्मिक स्रोत के अंदर ये चीजें आएगी। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं जो हमारा वेद है, वेदों की संख्या 4 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 4 मानी गई है। वेदांत के हमारे 6 माने गए हैं। इन चीजों को ध्यान रखना, क्वेश्चन से एग्जाम में पूछ लेता है कि बताओ वेदांत की संख्या कितनी है? 6। पुरुष हो गया, सूक्त हो गया, कल्प हो गया, इस तरीके से व्याकरण हो गई, शिक्षा हो गई। जो उपनिषद दोस्तों हमारे, उपनिषद की संख्या जो है 108 मानी गई है। ठीक है, और जो हमारा पुराण है इनकी संख्या 18 मानी गई है। और स्मृति तो बहुत सारी। एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। वेदों के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमारे 4 वेद कौन सा है दोस्तों? हमारे ऋग्वेद आएगा, यजुर्वेद आएगा, हमारा सामवेद आएगा, अथर्ववेद आएगा। चलो इसके बाद यहाँ पे करते हैं। ये हो गया हमारे धार्मिक स्रोत। अब बात करते हैं विदेशी साहित्य की। देखिए दोस्तों, विदेशी साहित्य क्या हुआ, हमारे यहाँ यात्री आए, कुछ सीखने के लिए आए। जैसे हम कहें यूनान से हमारे यहाँ व्यक्ति आए। कहां से? जैसे हमने भी पढ़ा ना कि यूनान ने बात को क्या कहा था? इंडिया कहा था। तो यूनान से, रोम से, चीन से और अरब देश के निवासी, अरब से बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पर आए जिन्होंने भारत के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं। अब देखिए, बात करते हैं, अभी हमने बात की है अभिलेख की। किसकी? अभिलेख की।
समझने के लिए हम कहते हैं कि अभिलेख क्या होगा दोस्तों। प्राचीन समय में होता क्या था कि अभिलेख को ऐसी निशानी के रूप में माना जाता था कि जो लंबे समय तक उनके अस्तित्व को बताए। जैसे हम कह सकते हैं सबसे पहला जो अभिलेख है वो बोग्सकोई का अभिलेख है। किसका है? बोग्सकोई का अभिलेख, बोग्सकोई का अभिलेख, इसको सबसे पहला अभिलेख माना गया है। उसके बाद एक जो भागवत धर्म को बताने के लिए था बेसनगर विदिशा, बेसनगर या विदिशा, यहाँ का गरुड़ स्तंभ अभिलेख था, गरुड़ स्तंभ अभिलेख, इसका अलग है दोस्तों। बोग्सकोई अभिलेख और गरुड़ स्तंभ अभिलेख कहाँ का है? बेसनगर विदिशा का। और इसने क्या किया? भागवत धर्म के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? भागवत धर्म के बारे में बताया। इस तरीके के अभिलेख थे। गिरनार का हो गया हमारा, ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख हो गया, और प्रयाग प्रशस्ति हो गया, ऐसे बहुत सारे दोस्तों तिथित अभिलेख हो गया, है ना। तो इस तरीके बहुत सारे अभिलेख लिखे गए हैं। अब बात करते हैं मुद्रा की। देखिए आप, बहुत सारे सिक्के छापे गए, आज सिक्के, जैसे एक बताता हूं मैं आपको, समुद्रगुप्त था, एक राजा हुए हैं समुद्रगुप्त। इन्होंने क्या किया? अपनी वीणा बजाते हुए एक सिक्का चलाया, यानी अपने सिक्कों पर इन्होंने वीणा बजाते हुए अपना चित्रकारी किया, जिससे पता लगता है कि ये जो समुद्रगुप्त थे ये कला के बहुत ही प्रेमी थे, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर वे सिक्के हमारे सामने आए तो हम तुरंत पहचानेंगे वो किसने दिखाए हैं? समुद्रगुप्त ने। तो इस तरीके से पुरातात्विक स्रोत के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मंदिरों की या फिर भवनों की, मंदिरों की या फिर भवनों इमारतों की। जैसे आपने देखा ताजमहल, लाल किला और जो हमारा कुतुब मीनार हो गई, ये सब किस में आएंगे? भवनों के अंदर। जैसे हमारे दक्षिण भारत के मंदिर हो गए, उत्तर भारत के मंदिर हो गए, ये सब किसके अंदर आएंगे? मंदिरों के। तो ये वाले क्या है? साहित्यिक स्रोत है। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन है, वो देखा देखिएगा, मंदिरों के निर्माण शैली के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइएगा जो उत्तर भारत है वहां के जो मंदिर है किस शैली में बनाए गए हैं। पूछ लेता है कि बताओ दक्षिण भारत के जो मंदिर है, दक्षिण भारत के जो मंदिर है वो किस शैली में बनाए गए हैं। और पूछ सकता है कि बताओ जो मध्य भारत है, यानी जो मध्य भारत है वहां के मंदिर किस शैली में बनाए गए। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान देखिएगा, जो उत्तर भारत के मंदिर है नागर शैली में बनाए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नागर शैली में बनाए गए। और जो हमारे दक्षिण भारत के मंदिर दोस्तों द्रविड़ शैली में बनाए गए। किसमें बनाए गए हैं? द्रविड़ शैली में। अब बचता हमारा जो मध्य भारत है, ये जो है बेसर शैली में बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट। यानी हमको याद रखना है उत्तर भारत के जो मंदिर है किस शैली में बनाए गए हैं? नागर शैली में। मध्य भारत के जो मंदिर है वे किस शैली में बनाए गए हैं? बेसर शैली में। और जो दक्षिण भारत के मंदिर है वो किस में बनाया गया है? द्रविड़ शैली में। यानी हम इसे ऐसे भी रखते हैं जो मिश्रित शैली है उसका नाम क्या है? बेसर, क्योंकि ये उत्तर और दक्षिण इन दोनों का मिश्रण है, ठीक है दोस्तों, चलिएगा। अब बात कर लेते हैं हम जो साहित्य स्रोत थे जिसके अंदर हमारे वेद आए हैं। क्या है? हमारे वेद आए। देखिए दोस्तों वेद हमारे 4 होते हैं। अब 4 में कौन कौन सा है हमारा देखिएगा। जो नंबर 1 है उसको हम कहेंगे ऋग्वेद। क्या कहेंगे? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। क्या है? सबसे पुराना है, ठीक है, पुराना होगा वैसे, पुराना तो लिखना होता है, सबसे पुराना है। और इसमें 10 मंडल मिलते हैं, 1028 सूक्त हैं, और लगभग इसमें जो है 10,600 के करीब मंत्र है। और दोस्तों इसमें जो है 8 अष्टक पाए जाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना क्या है कि बताओ सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आपको याद रखना है ऋग्वेद। पूछ सकता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10। वैसे ये आसान क्वेश्चन है, 10 मंडल है। अब इस मंडल से क्वेश्चन निकल क्या दोस्तों, वो क्या है? वो पूछेगा कि बताओ ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे पुराना है, या फिर सबसे बाद का है, या फिर सबसे पहला है। तो हम याद रखेंगे 10 मंडल है। तो जो इसका पहला और 10वां मंडल है दोस्तों, ये सबसे बाद के हैं, सबसे बाद के। सबसे बाद का मतलब है कि ये सबसे नए मंडल है जो सबसे बाद में लिखे गए हैं। और साथ ही हम बात कर लेते हैं इसका जो दूसरा और 7वां मंडल है,
वो सबसे पहले लिखे गए हैं, सबसे पहले लिखे गए हैं, यानी सबसे पहले यानी सबसे पुराने। अब बात करते हैं दोस्तों इसका एक मंडल होता है, इसको कहते हैं नोवा मंडल, और इसका नाम जो है सोममंडल भी दिया गया है। ऐसे दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है शुक्र से, इस शुक्र से उसने क्या कहा है कि जो दसवां मंडल है हमारा, ये मंडल दसवां मंडल, देखिएगा जो दसवां मंडल है इसका एक पुरुष सूक्त है, क्या है, पुरुष सूक्त है, जिसमें दोस्तों वर्ण व्यवस्था का वर्णन दिया गया है, वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। अब वर्ण व्यवस्था होती क्या है, यानी इसने क्या किया, व्यक्तियों को उनके पेशे के हिसाब से 4 वर्णों में बांटा, जिसको हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन इस हिसाब से बन सकता है, बताइएगा जो वर्ण व्यवस्था है वो किस वेद में मिलती है, तो ऋग्वेद में। कौन से मंडल में मिलती है, 10वें मंडल में। कौन से सूक्त में मिलती है, पुरुष सूक्त में। मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं, ये हो गया हमारा ऋग्वेद। दूसरा जो है हमारा वो आता है यजुर्वेद। क्या था दोस्तों, यजुर्वेद। यजुर्वेद दोस्तों जो है ये पद और गद्य, पद और गद्य दोनों में लिखा जाता है। पद और गद्य मंत्र समझ लीजिएगा। पद जो होंगे उनमें लय होगी, जैसे सूरदास के पद, कबीरदास के पद। कबीरा क्या जात है, सुनता है सब कोई, राम कहे भला होए नहीं तो भला ना होए, ये हो गए पद जिसमें लय होगी। और गद्य क्या होगा, जिसमें लय नहीं होगी। जैसे आपका कोई पाठ हो गया, कोई आपका समरी होगी, इस तरीके से। मोस्ट एग्जांपल इसका सबसे अच्छा जैसे गाने हो गए हमारे, जो हम गाने सुनते हैं वो किस में आएंगे, पद में, क्योंकि वो हमें याद हो जाते हैं। वो कोई पाठ हो गया वो किस में होगा, गद्य में होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये यजुर्वेद है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में पाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे उसका, यजुर्वेद। वैसे अभी तक मिलन नहीं है कभी। उसके बाद हम तीसरे की बात करते हैं इसका। तीसरा है दोस्तों सामवेद। क्या है, सामवेद। देखो दोस्तों जो सामवेद है ये हमारा ऋग्वेद से मिलकर बना है। इसमें बस 78 जो रचनाएं है, सिर्फ वे ही नहीं है, नई का मतलब बिल्कुल नई रचना की गई है, बाकी सब इससे ली है। और इसके अंदर होता क्या है, जो हमारे यज्ञ होते हैं ना, पहले ज्यादा होते थे अब तो कम हो गया है, जो यज्ञ विधान आदि होते थे उनके अंदर जो मंत्र गाए जाते थे वो सब यहाँ से गाए जाते थे, सामवेद से। यानी हम इसको क्या कहते हैं कि जो सामवेद है इसको भारतीय संगीत का, भारतीय संगीत का मूल भी कहा जाता है। यानी जो भारतीय संगीत यज्ञ आदि होते थे वो सब यहाँ से थे। अब बात करते दोस्तों सबसे चौथा बात कर हमारा बचता है, उसका नाम है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद बड़ा भयानक है, इसकी उत्पत्ति बाद में हुई है, अथर्ववेद। देखा दोस्तों इसके अंदर हमारा जो जादू टोना टोटका जो भी है वो सब इसके अंदर होता है, अथर्ववेद के अंदर। एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से क्या बनता है कि वेद त्रय किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेद त्रय किसको बोलते हैं। यहाँ पर मोस्टली बच्चे जो है कंफ्यूज होके इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। तो याद रखिएगा अथर्ववेद को छोड़कर जो बाकी 3 बचे हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, उसको हम क्या बोलते हैं, वेद त्रय बोलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। ये इसी से रिलेटेड हमें एक चीज और पढ़ लेते हैं दोस्तों। जो हमारा ऋग्वेद होता है, क्या होता है, ऋग्वेद होता है जो ब्राह्मण, जो भी आदमी होगा जो इसका पाठ करता है ऋग्वेद का, ऋग्वेद को जानता है, उसको हम क्या बोलते हैं, होता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होता, होता। उसके बाद आता है हमारा ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद आता है हमारा, क्या आता है, यजुर्वेद आता है। और जो यजुर्वेद क्या आता होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अर्धव्यूह बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अर्धव्यूह बोलेंगे। ऊपर तीसरे नंबर पर मारता है वो क्या है, सामवेद। यानी इसमें जो है वेद मंत्र आदि इसमें पढ़े जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे उद्गाता। क्या बोलेंगे, उद्गाता, मतलब जो से गाता। उसके बाद चौथा बचता हमारा, चौथा हमारा क्या बचा है दोस्तों, अथर्ववेद। अथर्ववेद इसका जो उद्गाता होगा उसको हम ब्रह्मा बोलेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन पड़ जाता है, पूछ लेता है कि बताइएगा ऋग्वेद का जो पुरोहित होगा, पंडित होगा, उसको क्या बोलेंगे, होता।
यजुर्वेद का जो पंडित होगा उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? अर्धव्यू। जो सामवेद का पंडित होगा उसको क्या बोलेंगे? उद्गाता। और जो हमारा अथर्ववेद का पंडित होगा उसको क्या बोलेंगे? ब्रह्म बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हमने वेद पढ़े हैं। अब आपको याद रखना है कि जो वेदांग होते हैं, वेदांग उनकी संख्या 6 होती है और इन्हीं की मदद से व्याकरण, सूक्त, ये वगैरह वगैरह, कल्प हो गया, इन्हीं की मदद से दोस्तों वेदों को पढ़ा जाता है। यानी अगर किसी को वेदांत नहीं आते तो वेद नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो हमारा वेद होता है उसका अंतिम भाग होता है, उसको बोलते हैं उपनिषद। क्या बोलते हैं? उपनिषद। और दोस्तों याद रखिएगा उपनिषदों की संख्या जो है 108 बताई गई है, जिसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे सामने आता रहता है उसको बोलते हैं मुंडकोपनिषद। तो ये इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो सत्यमेव जयते है दोस्तों, क्या है? सत्यमेव जयते, ये शब्द जो है मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। तो इस तरीके से हमारा उपनिषद भी इंपोर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पुराण। पुराण हमने कितने बताया दोस्तों? पुराण हमने बताया 18। और जो पुराण है इनका रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र जो है उग्रसर्वा को माना गया है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने ये कुछ चीजें पढ़ी है हमारे पुरातात्विक साहित्य के जो अंदर आई थी। अब बात कर लेते हैं जो हमारे विदेशी साहित्य या विदेशी जो स्रोत थे उनके अंदर क्या था। देखो दोस्तों, विदेशों में सबसे पहले बात की है यूनानियों की, या फिर जो रोम के वाले थे यूनान। सबसे पहले यहाँ पर एक व्यक्ति आया जिसको हेरोडोटस कहा गया, और इसने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी। हेरोडोटस आया, इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी, और इसे जो है भारतीय इतिहास का पिता भी कहा गया है। इसे इतिहास का पिता भी कहा गया है। उसके बाद एक नियार्कस हुआ, अरिस्टोबुलस हुआ, मेगास्थनीज हुआ, और सेल्यूकस निकेटर हुआ, आदि बहुत सारे जो यूनानी थे या रोम के थे व्यक्ति जो भारत में आए और उन्होंने अपनी किताबें लिखी है। ऐसी बात करते हम जो चीन से आने वाले थे। चीन से आने वाले मुख्य रूप से दो आदमियों का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। एक तो फाहियान था हमारा, क्या था? फाहियान, जो चंद्रगुप्त के दरबार में बाद में आया था। और दूसरा जो प्रसिद्ध नाम है वो है जो हर्षवर्धन काल में यहाँ पर आता है, उसको कहेंगे हवेनसां। ये हर्षवर्धन काल में भारत आया था। और दोस्तों याद रखिएगा हवेनसां का दोस्त था हेली भी बोल देता है, वैसे हवेली कुछ इसका नाम है, जिसने इसकी जीवनी लिखी थी हवेनसां। अब बात करते हैं हम जो अरब यात्री थे। अरब यात्री बात है जिसमें था बरूनी जो महमूद गजनवी के साथ बात था, फरिश्ता हुआ और सुलेमान हुआ, आदि बहुत सारे नाम हैं जो अरब यात्रियों से जुड़े हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने बात करके इतिहास को जाना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना